चैप्टर नंबर सेकंड है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी तक हमने पढ़ा था कि कैसे हम जो है एक्ट्स जो ब्रिटिश के थे उनसे हम जो है हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने तक पढ़े। भारत को आज़ादी मिल चुकी है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत। अब आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं कैसे हमने अपना संविधान का निर्माण किया। हाउ डू वी कॉन्स्टिट्यूट आवर कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान निर्माण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं कि डिमांड कब रखी गई थी हम भारतीय संविधान को निर्माण करने के लिए। अच्छा, भारतीय संविधान को निर्माण करने के लिए हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जरूरत थी ना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक तरह से पार्लियामेंट की तरह ही होती है और इसका काम क्या होता है कि संविधान बनाने के लिए इसका गठन किया जाता है। नाउ सबसे पहले 1934 में पहली बार एम एन रॉय जो कि भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन के अग्रणी थे, इनके द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग रखी गई। इसके बाद 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार ऑफिशियली जो है मांग रखी। फिर 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने कहा, इन्होंने घोषणा की जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा फ्री इंडिया का वो जो है भारतीयों के द्वारा बनाया जाए बिना किसी आउटसाइड इंटरफेरेंस के, और उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बने और उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चुनाव एडल्ट फ्रेंचाइज पर होना चाहिए। मतलब कि जो लोग 18 वर्ष से ऊपर के हैं उनको वोट डालने का अधिकार मिले और उनके द्वारा जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाए विदाउट ब्रिटिश इंटरफेरेंस, मतलब कि बाहर के लोगों को इंटरफेयर ना हो उन कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर ब्रिटिश ने जो है एक्सेप्ट की हमारी मांग, कॉन्स्टिट्यूशन की हम डिमांड रख रहे थे और ब्रिटिश ने कब एक्सेप्ट करी। तो अब दौर आ गया था किसका, वर्ल्ड वॉर का। तो 1940 में सबसे पहले अगस्त ऑफर आया, वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई थी और भारतीयों को वर्ल्ड वॉर में जोड़ने के लिए भारत में एक अगस्त ऑफर दिया जाता है ब्रिटिश सरकार के द्वारा। बट इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं हिस्ट्री में। 1940 में अगस्त ऑफर ब्रिटिश सरकार ने मूल रूप से मांग को स्वीकारा, बट यहाँ पर मांग दी गई थी कि हम डोमिनियन स्टेटस देंगे, बट हमें तो फुल इंडिपेंडेंस चाहिए। और जब हमने डोमिनियन स्टेटस की मांग की थी 1930 में, तब जो है ब्रिटिशर्स ने मना कर दिया था। फिर 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आता है। उसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था सर स्टेफर्ड क्रिप्स। उन्होंने भारत के सामने प्रस्ताव रखा कि वर्ल्ड वॉर टू के समाप्ति के बाद भारत को जो है डोमिनियन स्टेटस के रूप में जो है स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाने की अनुमति दी। बट मुस्लिम लीग ने प्रस्ताव ठुकराया। उन्होंने दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलियों की मांग की। इसके बाद 1946 में, ये इम्पोर्टेंट है याद रखना, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण कैबिनेट मिशन प्लान के तहत हुआ। फिर 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है ना। इसका नाम कैबिनेट मिशन क्यों रखा गया, क्योंकि इसमें जो तीन सदस्य थे तीनों ही जो है वो कैबिनेट, ब्रिटिश कैबिनेट मतलब कि यूनाइटेड किंगडम के कैबिनेट मिनिस्टर्स थे। तो ये सब क्या थे, कैबिनेट मिनिस्टर्स थे और इनके जो हेड थे उनका नाम था एवी अलेक्जेंडर। इन्होंने प्रस्ताव रखा कि एक ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी। इससे मुस्लिम लीग जो है आंशिक रूप से असंतुष्ट हुई और मुस्लिम लीग की डिमांड फॉर दी पाकिस्तान वो जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा तेज हो जाएगी। नाउ अब बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अच्छा, अब ये पक्का हो गया था कैबिनेट मिशन प्लान के तहत कि भारत में जो है एक संविधान सभा बनने जा रही है। और जो ब्रिटिश पीएम थे एटले, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि भारत को जो है आजाद कर दिया जाएगा। उस घोषणा के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने का भी जो है घोषणा हुई। नाउ क्या कंपोजिशन रहनी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, उस पर बात कर लेते हैं। नाउ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जो है कॉन्स्टिट्यूट किया गया था कैबिनेट मिशन प्लान के तहत 9 नवंबर 1946।
तो ये डिसाइड हुआ कि कुल सीटें जो हैं वो होंगी 389, और इसमें 296 होंगी ब्रिटिश इंडिया से। उस टाइम की अगर हम बात करें तो इंडिया दो भागों में बटा हुआ था, एक था ब्रिटिश इंडिया और दूसरा था प्रिंसली स्टेट्स। तो 93 थे प्रिंसली स्टेट्स। अब इन 296 में भी जो है दो भागों में बटा हुआ था ब्रिटिश इंडिया। एक तो था 292 जो थे वो 11 गवर्नर के प्रोविंस थे, और चार जो थी वो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे। ये कौन कौन से थे? ये थे दिल्ली, कुर्ग, अजमेर और बलूचिस्तान। तो टोटल ये चार प्लस 292, 11 गवर्नर प्रोविंसेस से आने थे। अच्छा, जो सीट का डिस्ट्रीब्यूशन था वो पॉपुलेशन के आधार पर था। मतलब कि एक सीट जो 10 लाख की आबादी से एक व्यक्ति आना था, मतलब कि 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करने वाला था एक व्यक्ति, और वो जो है संविधान सभा में चुनकर जाता। ठीक है, अब अगर हम बात करें रिप्रेजेंटेशन की, तो सभी धर्मों को जो है बराबर रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड की गई। सीट्स को तीन कम्युनिटीज में बांटा गया, एक थी मुस्लिम, दूसरा सिख, और तीसरे थे जनरल। और जनरल में हिंदू, पारसी, क्रिश्चियन, ये सभी जो है जनरल में रखे गए हैं इनको। अब बात करते हैं इलेक्शन का जो मेथड या पद्धति क्या होनी थी। तो मेंबर्स को इलेक्ट किया जाना था प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये जो इलेक्शन था वो इनडायरेक्ट इलेक्शन था, और प्रिंसली स्टेट्स को जो है अपना नॉमिनेटेड मेंबर भेजना था। वोटिंग का जो मेथड था वो था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम का इसमें उपयोग किया जाना था। प्रिंसली स्टेट्स के प्रतिनिधि जो हैं उनके शासकों द्वारा नामित, मतलब कि नॉमिनेट किए जाने थे वहां के रूलर्स के द्वारा। इसको समराइज कर लेते हैं, हमने क्या पढ़ा। हमने अभी तक पढ़ा कि जो असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली थी उसमें आधे लोग जो है चुनकर आएंगे, वो भी इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू। मतलब कि हम आम जनता उनको नहीं चुनेगी, उनको चुनने वाले थे वो सदस्य जो पहले से ही 11 प्रांतों में जो है इलेक्शन के द्वारा चुने गए थे। और पार्सली जो थे वो नॉमिनेटेड थे, नामित थे। इलेक्टेड बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन होना था, और ये एडल्ट फ्रेंचाइज पर बेस्ड नहीं था। इलेक्टर्स मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली के होने थे लिमिटेड फ्रेंचाइज, जो है उस समय मतलब कुछ ही लोगों को वोट डालने का अधिकार प्राप्त था। इलेक्शन कब हुए? जुलाई अगस्त 1946 में जो है इलेक्शन होते हैं। अच्छा, यही सोचो कि हम बैक जा रहे हैं, अब हम पहुंच गए हैं कि भारत को आज़ादी मिलने वाली है, सोचो। और उस समय जो है डिमांड हमारी, और कैबिनेट मिशन भारत में आया हुआ है, और कैबिनेट मिशन जो कहता है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जानी है। ठीक है, और कैबिनेट मिशन ने जो है कि ये कहा कि जो 389 सीट्स हैं और उन पर जो है इनडायरेक्टली चुनाव होना है, 93 प्रिंसली सीट से आना है। तो ये सब अभी चल रहा है। ये सब डिसाइड होने के बाद जो है ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया कि जुलाई अगस्त 1946 को जो है क्या चुनाव होगा। तो इन पर 296 सीटों पर चुनाव होना है। तो इमेजिन करो, अब चुनाव होना है और चुनाव हो जाता है इस समय में, और चुनाव के अब रिजल्ट आने वाले हैं। तो चुनाव के जब रिजल्ट आते हैं तो इंडियन नेशनल कांग्रेस 208 सीटें ले जाती है, मुस्लिम लीग को कम सीटें मिलती हैं 73, और अदर एंड इंडिपेंडेंट लोगों को 15 सीटें मिलती हैं। अब इनको 73 मिली। अब यहीं इनको ये लगने लग गया कि भाई हमें कम सीटें मिली तो हमारा भारत में कुछ नहीं होगा। तो इन्होंने अपनी डिमांड फॉर पाकिस्तान उसको और ज्यादा बढ़ा दिया। टू नेशन थ्योरी को। प्रिंसली स्टेट से 93 असेंबली में शामिल नहीं हुए। ठीक है, क्या होता है कि इन 93 लोगों ने मना कर दिया, प्रिंसली स्टेट से लोगों को जो है उन्होंने नामित करने से मना कर दिया। अब रिप्रेजेंटेटिव एंड इंक्लूसिव नेचर, एडल्ट फ्रेंचाइज से नहीं चुनी गई थी, फिर भी सभी सेक्शन यहाँ पर आपको मिले
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हर एक धर्म से जो है लोग थे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, पारसी, एंग्लो इंडियन सभी मौजूद रहे। यहाँ तक कि महिलाएं भी, SC ST और माइनॉरिटीज को भी जगह मिली। सभी प्रमुख राष्ट्रीय नेता इसमें शामिल थे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है PCS एग्जाम्स के लिए। कौन व्यक्ति नहीं था संविधान सभा में? सिर्फ और सिर्फ महात्मा गांधी नहीं थे। इमेजिन करो कि चुनाव हो रहा है और महात्मा गांधी जो है चुनाव में नहीं है, और महात्मा गांधी कह रहे हैं कि मैं भाग नहीं लूंगा, और बाकी सब प्रमुख लोग जो है संविधान सभा में जाने के लिए उत्सुक थे। अब चुनाव हो गया, रिजल्ट आ गया, अब जो है दिन चुना जाएगा। और ये सोचो कि भारत में कितनी खुशी का दिन है, और वो दिन आने वाला है, और जो है हम अपना संविधान बनाने जा रहे हैं, और ये तारीख डिसाइड कर ली गई, और ये तारीख थी 9 दिसंबर 1946 की। अब पहली बार जो चुनी हुई सरकार, मतलब चुनी हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए जिन लोगों को चुना गया था और उनको जाकर मिलना था, 9 दिसंबर 1946 पहला सेशन, पहली मीटिंग होने जा रही है, और फूलों से सजा हुआ है। आज जहां पर हमारा जो पुराने संसद में दोनों हाउसों को जो है एक साथ जोड़ा, इकट्ठा किया जाता है, उसी हॉल में सब इकट्ठे हुए। 9 दिसंबर 1946 का दिन भारत के लिए बड़ा खुशी का दिन। हम अपना संविधान लिखने जा रहे थे, हम अपना जो है भविष्य लिखने जा रहे थे। और 9 दिसंबर को बड़ी अच्छी मंडे का दिन था, और जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जो फूलों से सजाया गया था। सभी लोग पहुंचते हैं सोमवार को, ठीक है। अब इस दिन कौन नहीं आए ये देखते हैं। मुस्लिम लीग ने मीटिंग का बायकॉट किया, तो सीधे सीधे मुस्लिम के कितने जो थे जीते थे, 73 लोग जो हैं वो इस मीटिंग में नहीं आते। सिर्फ और सिर्फ 211 सदस्य ही उपस्थित थे, तो 208 जो थे उनके ही हैं, और 3 लोग और आए। 208 कांग्रेस के, उसके अलावा 3 लोग और मौजूद रहे। अच्छा, पहला दिन था, पहले दिन क्या होगा? सब लोग इकट्ठे हुए, सब लोग बैठ गए, तो पहली चीज सबसे पहले होगी कि हमें अपना अध्यक्ष चुनना था। तो इनको क्या करना था? अपना अध्यक्ष चुनना था, और अध्यक्ष चुने गए। ये सोचा गया कि फ्रेंच में जो प्रैक्टिस फॉलो की जाती है फ्रांस में, उसी को अपनाते हैं। और जो हमारा कल्चर है वो भी यही कहता है, हमारे घरों में भी जो हमारे जो वृद्ध लोग होते हैं उनको जो है सबसे हेड माना जाता है हमारे फैमिली का। उसी तरह डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, जो कि सबसे जो है ओल्डेस्ट मेंबर थे, उनको इलेक्ट किया गया, टेम्पररी प्रेसिडेंट चुना गया सर्वसहमति से। फिर अब जो है ये दिन था कितना, 9 तारीख थी ये, 9 दिसंबर 1946। अब नेक्स्ट है हमारा, डेट इज दी 11 दिसंबर 1946। इस दिन एक ही काम हुआ। इस दिन क्या हुआ? सिर्फ जो है हमने डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को जो है टेम्पररी प्रेसिडेंट के रूप में चुना। अब इनका काम क्या था? इनका काम था सभी लोगों को शपथ दिलाना, और सभी लोगों को जो है सभी लोगों को अब जो है सभी लोगों के द्वारा जो है परमानेंट प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट और एडवाइजर को चुना जाना था। तो 11 दिसंबर बुधवार का दिन दोबारा असेंबली आते हैं लोग, और अब चुनाव होता है। चुनाव कौन कराएंगे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अच्छा, इनका रोल प्रोटम स्पीकर की तरह होता है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे प्रोटम स्पीकर क्या होता है, आपने न्यूज में सुना होगा प्रोटम स्पीकर के बारे में। तो जो है अब इसके बाद जो है 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ना यहाँ पर आपको एक चीज और याद रखनी है, जो ये संविधान सभा चुनी गई है, ये हमारी प्रोविंशियल पार्लियामेंट भी थी। मतलब कि अब जो है, अब ये लोग जो चुने गए हैं, इन लोगों में से ही हमारी सरकार बनी, पहली इंटरिम गवर्नमेंट बनी। कुछ समय के लिए जो सरकार बनी, जब तक संविधान ना बन जाए तब तक जो है देश को चलाया जाना था। और देश को तब तक चलाया जाना था 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा।
15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया और हमारा संविधान बनके तैयार होता है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, बट तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, इस समय के बीच जो है भारत में एक कानून बना रहना चाहिए था। और किस कानून के तहत रूल होगा तब तक? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये कहाँ लिखा था? ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में लिखा गया था अंग्रेजों के द्वारा, और उसी के तहत इंटर्म गवर्नमेंट बनाई गई। और जिसके वाइस चेयरमैन बनते हैं, पहली इंटर्म गवर्नमेंट के कौन बनते हैं? आजादी से पहले जो इंटर्म गवर्नमेंट बनी, और उसमें सदस्य चुने गए थे इसी प्रोविंशियल पार्लियामेंट से। अच्छा, दोनों एक ही थे। जब जो है दिनचर्या के कानून बनाने होते थे तो प्रोविंशियल पार्लियामेंट मिलती थी, और जब संविधान बनाना होता था तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिलती थी। और जब प्रोविंशियल पार्लियामेंट बनती थी, प्रोविंशियल पार्लियामेंट जब जो है चलती थी, तो उस समय अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे स्पीकर चुने गए पहले जीवी मावलंकर। तो ये प्रिजाइड करते थे सेशन को, पार्लियामेंट को प्रिजाइड कौन करते थे? जीवी मावलंकर। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब वर्क करती थी, संविधान बनाते थे, तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है नेतृत्व करते थे संविधान सभा का। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। इसके अलावा दो वाइस प्रेसिडेंट भी चुने गए थे, एच सी मुखर्जी एंड वी टी कृष्णचारी। ये दो लोग भी तब चुने गए। इसके अलावा बी एन राव को चुना गया था कॉन्स्टिट्यूशन का एडवाइजर, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। अच्छा, इनका क्या काम था? इनका काम था ड्राफ्ट तैयार करना, संविधान का मूल रूप, डेट इज दी एक मसौदा तैयार करना था, बी एन राव की जिम्मेवारी थी। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब अगला दिन शुक्रवार का दिन फिर मिलते हैं। इस दिन चुनाव हुआ, मिठाई खुआई गई, और राजेंद्र प्रसाद को जो है प्रेसिडेंट बनाया गया टेम्पररी। अब 13 दिसंबर 1946, अब कार्रवाई स्टार्ट होगी। अब जब भी कार्रवाई स्टार्ट होती है, जब भी हम कोई अच्छी चीज करते हैं, तो हमारे दिमाग में होता है, देखो जब भी हम घर बनाते हैं तो हमारे दिमाग में होता है कि कैसे नींव रखनी है, कौन सी ईंटों का प्रयोग करना है, हमें जो है कितने कमरे चाहिए, हमें जो है कितना बड़ा हॉल चाहिए, किचन कैसा होगा, बाथरूम अटैच्ड चाहिए या नहीं चाहिए, बालकनी किस दिशा में होनी चाहिए, वास्तु कैसा होना चाहिए। तो ये सब चीजें जब हम डिसाइड करते हैं, अब तो हम देश के लिए जो है मकान बना रहे थे। अच्छा, तो क्या हुआ, हमारे दिमाग में आइडियल्स होने चाहिए उसी तरह से। तो ये आइडियल्स जो बनाने का काम किनका था? जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री बने, उनके द्वारा जो है स्पीच दी जाएगी और वो हमारे उद्देश्य बताएंगे। तो 22 जनवरी 1947 को जो है जो है 13 दिसंबर 1946 को, मतलब कि शुक्रवार के दिन जो है जवाहरलाल नेहरू खड़े होते हैं और संविधान सभा को संबोधित करते हैं। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, मतलब कि हमारा उद्देश्य क्या होगा जब हम संविधान बनाने जा रहे हैं, तो जो संविधान निर्माताओं के दिमाग में क्या होना चाहिए, हमने आज तक क्या सोचा था, हमारा संविधान कैसा हो, हर एक व्यक्ति ने ड्रीम किया था। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आज भारत आजाद हो रहा है और हमारे दिमाग में हो कि हमें संविधान बनाना है, तो हम क्या सोचेंगे कि हमें क्या क्या परेशानियां आ रही हैं, कैसे हम हमारे देश की सुरक्षा कर सकते हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल्स होने चाहिए। तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वो पेश किया जाता है। जवाहरलाल नेहरू इस रेजोल्यूशन को रखते हैं। इस रेजोल्यूशन में क्या कहा गया कि भारत इंडिपेंडेंट होगा, सोवरन होगा और रिपब्लिक बनेगा। सभी प्रांत मिलकर एक यूनियन ऑफ इंडिया बनाएंगे। यूनियन प्लस स्टेट के बीच पावर्स का बंटवारा होगा और उसमें रेजिडुरी पावर यूनियन के पास होगी। ऑल अथॉरिटी वो ड्राइव होगी लोगों से। इसीलिए हमारे प्रियम्बल में वी शब्द का प्रयोग किया गया है। पॉलिटिकल साइंस की भाषा में इसे कहते हैं पॉपुलर
सॉवरेनिटी मतलब कि लोगों से डिराइव्ड सॉवरेनिटी। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एंश्योर करना, जस्टिस सभी लोगों को देना है, इक्वलिटी, लिबर्टी, सोचने का शक्ति, फे अपने धर्म को, अपनी वर्शिप एक्सप्रेस करने की, ये सब हम जो है प्रोवाइड करेंगे। माइनॉरिटीज, बैकवर्ड क्लासेस और डिप्रेस्ड क्लासेस को सुरक्षा मुहैया कराएंगे। मेंटेन करेंगे टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। कंट्रीब्यूट टू द वर्ल्ड पीस एंड द ह्यूमन वेलफेयर। और इसको सर्वसहमति से, जिसको हम क्या कहते हैं, यूनैनिमसली, यूनैनिमसली अडॉप्ट कर लिया गया संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को। और इसको जो है अडॉप्ट किया गया सबके द्वारा। और ये ही जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बाद में प्रियम्बल कहलाएगा, प्रियम्बल में बदला जाएगा। अच्छा, पहला कंट्री कौन सा था जिसका प्रियम्बल बनाया? यूएसए। आगे बढ़ते हैं। प्रियम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रस्तुत किया गया। अब देखते हैं कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 से क्या चेंजेस आए, क्या फर्क पड़ा। अब माउंट बैटन प्लान, पार्टीशन की बहुत ज्यादा मांग हो रही थी, बहुत ज्यादा जो है दंगे भारत में हो गए थे। इसी बीच माउंट बैटन को जो है, जो हमारे लास्ट वाइस रॉय थे, उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट कहती है कि तुम पार्टीशन प्लान तैयार करो। तो माउंट बैटन ने पार्टीशन प्लान जो है वो प्रस्तुत किया, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया और उसी के तहत भारत को डिवाइड किया गया बिटवीन दी पाकिस्तान एंड इंडिया, दो प्रांतों में। 3 जून 1947 को उन्होंने प्रस्तुत किया। असेंबली को बना दिया गया फुली सोवरन बॉडी। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक्ट को रिपील या अमेंड कर सकती थी कौन? हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी है वो सर्वोच्च थी। असेंबली का दो काम थे जो मैंने आपको बताया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन गए। और जब भी कानून बनाना था, मतलब कि लेजिस्लेचर का क्या काम होता है, लेजिस्लेचर का काम होता है कानून बनाने का, और इसके चेयरमैन बने जीवी मावलंकर। और तीसरा था मुस्लिम लीग, पाकिस्तान बाउंड एरियाज ने असेंबली छोड़ दी। ठीक है, मुस्लिम लीग जो कि हमारी फर्स्ट इंटर्म गवर्नमेंट में थी, अब वो पाकिस्तान में चले जाएंगे। अब टोटल स्ट्रेंथ घटकर कितनी रह गई? 389 से 299, ब्रिटिश इंडिया से 229 और प्रिंसली स्टेट से 70। अदर की डिसीजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नाउ अब नजर डालते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या महत्वपूर्ण काम किए। अच्छा, ये आपको पीसीएस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, या फिर जितने भी आपके एसएससी के या रेलवे के एग्जाम्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इनको याद करने का भी मैं आपको तरीका बताऊंगा। सबसे पहले क्या हुआ? 15 अगस्त 1947, बहुत इंपॉर्टेंट डे था हमारे लिए। अच्छा, जवाहरलाल नेहरू ने ट्रस्ट विद डेस्टिनी नाम की एक स्पीच दी थी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब इसी समय जो है, अब 15 अगस्त को लाल किले पे झंडा फहराया जाना था। तो जो झंडा फहराया जाना था उसकी डेट पहले की रहेगी या बाद की रहेगी? तो वो पहले की रहेगी। ठीक है, तो 15 अगस्त से पहले संविधान सभा ने हमारे झंडे को डिसाइड किया। और वो झंडे को डिसाइड किया गया, कितने दिन पहले डिसाइड किया गया? 24 दिन पहले जो है अडॉप्ट कर लिया गया नेशनल फ्लैग, जो कि हमारा ट्राई कलर है, उसको हमने अडॉप्ट किया। कब? 15 अगस्त से 24 दिन पहले, याद रखना 15। अच्छा, हमारे झंडे में कितने जो है वो होते हैं, स्पोक्स होते हैं? 24 स्पोक्स होते हैं। तो 15 अगस्त से 24, कितनी तिल्लियां होती हैं? 24 तिल्लियां होती हैं अशोक। ठीक है, और अशोक चक्र में तो 24, 15 में से माइनस कर देना 24, तो हमारा जो है आ जाएगा 22 जुलाई 1947। आई होप बहुत आसान हो गया होगा आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए।
अब 22 अब नेक्स्ट है हमारा नेशनल एंथम। नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग जन गण मन और वंदे मातरम को जो है चुना गया। कब? 24 जनवरी 1950। तो हमारा संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 और उससे 2 दिन पहले। और वैसे ही राजेंद्र प्रसाद का चुनाव होता है और उनको प्रथम जो है हमारे पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना जाता है। अच्छा, कंफ्यूज नहीं होना, अभी तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे और भारत के प्रेसिडेंट कब चुना गया? 24 जनवरी 1950 को। और मई 1949 में हमने कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप की पुष्टि कर ली। हमने कहा कि हम कॉमनवेल्थ के मेंबर रहेंगे। तो ब्रिटिशर्स ने हम पर छोड़ दिया था कि हम रह सकते हैं या नहीं भी रह सकते हैं। नेक्स्ट सेशन और उनकी वर्क समरी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितने सेशन लगे? 11। कितना समय लगा? 2 साल 11 महीने 18 दिन। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन पर 114 दिन डिस्कस किया गया और हमने लगभग 60 देशों के जो है संविधान को पढ़ा और उनको समझा। कुल संविधान को बनाने में जो है 64 लाख का खर्चा आया। और आखिरी हमारा सेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ। उस दिन हमने 3 महत्वपूर्ण जो है निर्णय लिए। एक था हमारा नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम और राष्ट्रपति को चुनने का। असेंबली डिसॉल्व नहीं हुई। प्रोविंशियल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया टिल दी फर्स्ट जनरल इलेक्शन, तब तक उसने काम किया। अच्छा, भारत में जो है फर्स्ट प्रोविंशियल इलेक्शन कब होते हैं? 1951 1952 में होते हैं। और फिर जवाहरलाल नेहरू इलेक्शन के द्वारा हमारे प्रथम प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। अभी तक क्या थे वो? इंटर्म, जब तक संविधान ना बन जाए। और चुनाव हमारे पहले आजादी के बाद 51 52 में होते हैं। अब बात करते हैं कमिटीज, जो संविधान बनाने के लिए कुछ समितियों का जो है निर्माण हुआ था। अच्छा, समितियों का क्या काम होता है? क्या होता है कि जो हमारे 299 लोग बचे थे, कुछ तो चले गए थे पाकिस्तान में, अब भारत आजाद हो चुका है। अब 299 लोगों का एक साथ चुनना और किसी मुद्दे पर बात करना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके लिए जो है समितियां बनाई जाती हैं, कमिटीज बनाई जाती हैं। और उनमें जो है जितने मेंबर्स की जरूरत होती है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है हर एक कमेटी में सदस्य रखे जाते हैं। जिस तरह से फॉर एग्जांपल ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 सदस्यों का जो है प्रावधान किया गया था। अब 7 सदस्य जो है उनका जो है मीटिंग करना भी आसान होता है और जो है डिस्कशन करना, हर एक की बात सुनी जाती है, हर एक को अलग अलग टास्क दिया जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा इजी वर्क हो जाता है एज कंपेयर टू कि 299 लोग मिले तो उसमें मतभेद होगा और हम किसी डिसीजन पे नहीं पहुंच पाएंगे, हमारा संविधान बन ही नहीं पाएगा। तो संविधान का काम जो है, संविधान सभा का काम आसान करने के लिए समितियों का गठन किया जाता है। इस प्रकार से आज भी जो है हमारा संविधान समितियों के थ्रू, हमारा जो संसद है वो समितियों के थ्रू चलता है। तो उन समितियों को जब हम पार्लियामेंट पढ़ेंगे उस चैप्टर में डिस्कस करेंगे ना। यहाँ पर मेजर कमिटीज की बात करते हैं। अच्छा, इनको याद करने का भी मैं आपको तरीका बताऊंगा किस तरह से याद करना है। तो जवाहरलाल नेहरू से रिलेटेड 3 कमिटी हैं जो आपको याद रखनी है। एक तो यूपीसी से याद रख लेना, यूपीसी और यूसीसी और एससी, मतलब कि यूनियन पावर की कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। इसके अलावा जो है वो स्टेट्स कमेटी के भी अध्यक्ष थे, मतलब कि स्टेट्स राज्यों के साथ नेगोशिएट करने के लिए जो समिति बनाई थी उसके जवाहरलाल नेहरू थे। यूसीसी, यूपीसी और यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ठीक है। अब बात करते हैं बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर थे ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी जो है संविधान की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कमेटी थी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन बने? बी आर अम्बेडकर। अच्छा, इनके अलावा ये तो चेयरमैन थे, मेंबर्स आगे पढ़ेंगे डिटेल में। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल पीसीसी के थे। अच्छा, यूनियन की कॉन्स्टिट्यूशन की कमेटी जवाहरलाल नेहरू। सरदार पटेल भाई वो पहले हमारे प्रथम होम मिनिस्टर थे, आपको पता है।
और वो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के जो है, और इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल थे एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटी और ट्राइबल अफेयर्स के लिए जो एडवाइजरी कमेटी बनाई गई थी उसके जो है अध्यक्ष थे। अच्छा, इस कमेटी में कुछ जो है माइनर या फिर हम कह सकते हैं सब कमेटीज भी थी। अब एक अब हम सोच सकते हैं कि जो हमारे राजेंद्र प्रसाद जी थे वो संविधान जो है सभा हमारे उसके प्रेसिडेंट थे, तो वो संविधान सभा से जुड़ी हुई जो संविधान सभा से जुड़ी हुई कमेटी थे उसके अध्यक्ष थे, तो वो है स्टरिंग कमेटी के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब जवाहरलाल नेहरू तीन कमेटी, यूपीसी, यूसीसी और एससी। देन बी आर अम्बेडकर सिर्फ ड्राफ्टिंग कमेटी, और सरदार पटेल थे एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटी कमेटी और ट्राइबल अफेयर और प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटीज, और स्टरिंग कमेटी के थे राजेंद्र प्रसाद। इसके अलावा सब कमेटी थी फंडामेंटल राइट्स की, मौलिक अधिकारों की सब कमेटी, जेबी कृपलानी। एच सी मुखर्जी वो थे माइनॉरिटीज की सब कमेटी के, नेफ नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी असम एरियाज के थे गोपीनाथ बारदोली। अदर एक्सक्लूडेड एरियाज के एवी ठक्कर और एस वार्धाचारी थे नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज सब कमेटी के। इसके अलावा कुछ माइनर कमेटी, ये तो अभी हमने देखी मेजर कमेटी के कौन कौन थे। माइनर कमेटी की बात करते हैं तो सबसे पहले वही हम बात करेंगे किनकी, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिन कमेटियों से समितियों से जुड़े हुए थे। तो किन से जुड़ेंगे, जो संविधान सभा से जुड़ी हुई थी, तो फाइनेंस और स्टाफ की कमेटी। इसके अलावा वो जुड़े हुए थे एडहॉक कमेटी ऑन दी नेशनल फ्लैग की जो एडहॉक कमेटी थी। अब इसके अलावा बात करते हैं, एक व्यक्ति थे बी पिताबी सीतारमैया, इनका नाम आपने सुना होगा। एक मूवमेंट हुई थी जिसका नाम था विशाल आंध्रा मूवमेंट, और ये इनको जो है वेटरन गांधी भी कहा जाता है। इन्होंने जो है डिमांड रखी थी किसकी, आंध्र प्रदेश बनने की, और इन्होंने 56 दिन तक जो है भूख हड़ताल करी और उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है। और इन्हीं के कारण जो है आंध्र एक अलग पहला प्रथम स्टेट बना, अलग राज्य बन पाया, किस पर, भाषा के आधार पर। तो हाउस कमेटी के कौन बनते हैं, बी पताबी सीतारमैया। देन ऑर्डर ऑफ द बिजनेस के केएम मुंशी बनेंगे। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी एस वारदाचारी नॉट अ मेंबर। देन फाइनेंशियल प्रोविजंस की नलिनी रंजन सरकार, ये एक एक्सपर्ट थी। और लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन एस के धर। अच्छा, एस के धर के बारे में हम जो है बाद में भी बात करेंगे जब हम पढ़ेंगे टॉपिक दैट इज द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। एडहॉक कमिटी ऑन सिटीजनशिप दैट इज द एस वारदाचारी। आई होप दिस इज क्लियर। अभी तक जो आपने पढ़ा है उससे कोई भी रिलेटेड आपका डाउट हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको रिप्लाई कर सकूं। अब बात करते हैं, हमने ऊपर बात की थी मेजर कमेटीज की, उनमें थी एक कमेटी जो थी ड्राफ्टिंग कमेटी, और जिसके अध्यक्ष कौन थे, बी आर अम्बेडकर। नाउ बी आर अम्बेडकर को कहा क्या जाता है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये कौन सी सीट से आते थे बी आर अम्बेडकर, बॉम्बे सीट से आते थे, याद रखना। नाउ सबसे महत्वपूर्ण समिति अगर संविधान की कोई थी तो वो थी ड्राफ्टिंग कमिटी, और इसका जो काम क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना इसका काम था। अब इसमें कुल सदस्य कितने होने थे, 7 सदस्य होने थे, जिस इनके अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर थे। इसके अलावा एन गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सदउल्ला, एन माधव राव। अच्छा, एन माधव राव की जगह आए थे बी एल मित्र, और टीटी कृष्णचारी, इनको रिप्लेस किया था डीपी खेतान ने। अच्छा, ये सारे नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीसीएस अगर आप तैयारी कर रहे हैं स्टेट एग्जाम्स की तो वहां पर यहाँ से सवाल आपसे पूछ लिया जाता है। अब बात करते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी ने फर्स्ट ड्राफ्ट पेश किया फरवरी 1948 को।
दूसरा ड्राफ्ट इन्होंने पेश किया कब? अक्टूबर 1948 में। टोटल इनकी सिटिंग्स कितनी होती हैं? 141 टोटल इनकी सिटिंग्स हुई। अब बात करते हैं आगे एनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की। नाउ 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर अंबेडकर ने ड्राफ्ट प्रस्तुत किया। फिर उसकी फर्स्ट रीडिंग होगी, उसको पढ़ा जाएगा। पढ़ने के बाद जनरल डिस्कशन होता है जो कि 5 दिन चलता है, 9 नवंबर तक। उसके बाद 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक क्लोज बाय क्लोज डिस्कशन होता है, मतलब कि सेकंड रीडिंग होती है। इसमें 7,653 अमेंडमेंट, संशोधन जो है वो प्रस्तावित किए गए, और जिनमें से 2,473 पर डिस्कशन हुआ। फिर 14 नवंबर 1949 को तीसरी रीडिंग होती है, और लास्ट 26 नवंबर 1949 कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार था। इसी दिन जो है सभी ने मेंबर्स ने, कितने, 299 में से 284 लोगों ने जो है साइन किया, अपने हस्ताक्षर किए ना। फाइनल जो हमारा संविधान बन के तैयार हुआ, उसमें एक प्रियम्बल, 395 आर्टिकल और 8 शेड्यूल थे। अडॉप्टेड, इनेक्टेड एंड गिवन बाय द पीपल ऑफ इंडिया। यह पंक्ति जो है हमारे प्रियम्बल में लिखी गई कि यह कॉन्स्टिट्यूशन भारतीयों के द्वारा खुद को दिया गया था। डॉक्टर अंबेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। लॉ मिनिस्टर हमारे बने वो, देन चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उनको मॉडर्न मनु भी कहा जाता है क्योंकि उनकी लीगल ब्रिलियंस एंड कमिटमेंट टू द सोशल जस्टिस के कारण। अब बात करते हैं 26 नवंबर 1949, 1949 को। 1949 को क्या हुआ? अच्छा, इस दिन को हम किस रूप में मनाते हैं? इस दिन को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाते हैं। इस दिन हमारा संविधान जो है हमने अडॉप्ट कर लिया, इनेक्ट कर लिया, ठीक है, और इसी दिन जो है हमारा लागू हो गया। कुछ आर्टिकल्स हमारे लागू हो जाते हैं, और बाकी हमने सिग्निफिकेंस, एक इम्पोर्टेंट डेट थी 26 जनवरी 1950। इसको हम क्या मनाते हैं? हम भारत जो है रिपब्लिक बन गया था, तो इस दिन हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। इस दिन हमारा संविधान कमेंस हुआ, स्टार्ट हुआ, ठीक है। जो एक महत्वपूर्ण हमारे कुछ आर्टिकल थे, उनको जो है हमने 26 नवंबर 1949 से ही लागू कर दिया। वो कौन कौन से आर्टिकल थे? नागरिकता से संबंधित कौन कौन नागरिक होंगे, दूसरा आर्टिकल 60 राष्ट्रपति से, देन इलेक्शन से रिलेटेड 366, 367, और कुछ आर्टिकल 379 से 392 तक। अब 26 जनवरी 1950 को क्यों चुना गया? इसी दिन इतिहास में पीछे जाएं तो रावी नदी के किनारे लाहौर में जो है, रावी नदी के किनारे जो पूर्ण स्वराज की डिमांड करी गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है। फुल कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड और पूर्ण स्वराज के रूप में मांग की गई थी 26 जनवरी 1930। तो हिस्टोरिक इंडिपेंडेंस को मद्देनजर रखते हुए इस डेट को चुना गया। दिस इज द कमेंसमेंट डेट ऑफ द कमेंसमेंट की डेट है। कुछ एक्ट्स को रिपील कर लिया गया इस तारीख को, वो थे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 अब लागू नहीं होगा, प्रिवी काउंसिल जुरिस्डिक्शन एक्ट 1949 अब वो चलता रहेगा, कंटिन्यू करेगा। अब बात करते हैं एक्सपर्ट कमेटी ऑफ द कांग्रेस, 8 जुलाई 1946। अब इसका पर्पस क्या था एक्सपर्ट कमेटी बनाने का? कांग्रेस ने अपनी कमेटी बनाई, तो उसका था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सहायता हेतु प्रारंभिक सुझाव व प्रस्ताव तैयार करना। इसके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू, और उसमें मेंबर कौन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, एम असफ अली, के एम मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर, के टी शाह, डी आर गाडगिल, हुमायूं कबीर, के सांथानाम, कृष्ण कृपलानी को ऑप्टेड एज द कन्वर्नर।
देन इनकी पहली मीटिंग कब होती है, इनकी पहली मीटिंग होती है 20 से 22 जुलाई 1946 को नई दिल्ली में, और फिर बॉम्बे में 15 से 17 अगस्त 1946 को। इन्होंने क्या डिस्कस किया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कार्यप्रणाली, कमिटीज का गठन, ड्राफ्ट रेजोल्यूशन, लेटर वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बनता है। तो ये सब जो है कब हो रहा है, भारत के आजाद होने से पहले। ठीक है, ये सब चीजें उससे पहले हो रही हैं। ये जो कांग्रेस अपने स्तर पर कर रही है। नाउ ग्रेविन अश्विन का रिमार्क था, इट वाज द कांग्रेस एक्सपर्ट्स कमेटी डेट सेट इंडिया ऑन द रोड टू हर प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन, कि वह कांग्रेस की एक्सपर्ट की कमेटी थी जिसने भारत को रास्ता दिखाया, भारत के संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये ग्रेनविल अस्टिन ने कहा, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं। क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कुछ लोगों ने संविधान सभा की आलोचना भी की। ये पोर्शन मेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ लोगों ने कहा कि रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है, सभी को समान जो है रिप्रेजेंट नहीं करती। क्रिटिसिज्म, मेंबर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुए, इनडायरेक्ट इलेक्शन का उपयोग किया गया। नॉट अ सॉवरन बॉडी, इसको क्रिएट किया गया ब्रिटिश कैबिनेट मिशन प्लान के तहत, इसलिए सेशंस हेल्ड हुए ब्रिटिश की परमिशन लेके। द नेक्स्ट, टू टाइम कंज्यूमिंग, मतलब कि लगभग 3 साल लगा दिए। वहीं अगर हम देखें तो अमेरिका का संविधान 4 महीने में तैयार हो गया। नजीरुद्दीन अहमद सरकास्टली उन्होंने कहा कि ये ड्रिफ्टिंग कमेटी थी। क्या थी? ड्रिफ्टिंग कमेटी। कांग्रेस डोमिनेटेड, ग्रेनविल अस्टिन ने ही कह दिया था, द असेंबली वाज द कांग्रेस एंड द कांग्रेस वाज इंडिया। लॉयर पॉलिटिशियन डोमिनेशन, क्रिटिक्स अदर सेक्शन, फार्मर वर्कर अंडर रिप्रेजेंटेड, भाई लॉयर भरे हुए थे बहुत ज्यादा। कॉन्स्टिट्यूशन बिकेम, इसलिए वो बल्कि हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, और उसकी लीगल लैंग्वेज बहुत ज्यादा है। हिंदू डोमिनियन एलिगेशन थे, और ये किसने कहा? विंस्टन चर्चिल ने कहा। ये वो व्यक्ति थे, एटले साहब जो है हमें जो है उन्होंने आजादी दी। विंस्टन चर्चिल हमें कभी आजादी ना देते, इनका बस चलता तो भारत को हमेशा के लिए गुलाम रखते। ओनली वन मेजर कम्युनिटी रिप्रेजेंटेड, इन्होंने कहा। लॉर्ड विस्काउंट साइमन ने कहा, एक बॉडी ऑफ हिंदूज। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। सिंबल, संविधान सभा का सिंबल था एलिफेंट। अच्छा, ये कहाँ पूछे जाते हैं? स्टेट के एग्जाम्स में बहुत ज्यादा इनको पूछा जाता है, या फिर एसएससी के एग्जाम में, आपका एनटीपीसी के एग्जाम में, सभी को ये कवर करेगा। वॉज एडॉप्टेड, असेंबली की सील एलिफेंट थी। देन कॉन्स्टिट्यूएंट एडवाइजर सर बी एन राव बने। सेक्रेटरी बनते हैं HVR अयंगर। चीफ ड्राफ्ट्समैन बनते हैं SN मुखर्जी। कैलीग्राफर, जिन्होंने जो है एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताता हूँ, हमारा संविधान टाइप किया हुआ नहीं है, उसको कैलीग्राफ किया गया, मतलब कि हाथ से लिखा गया है, हस्तलिखित है हमारा। और वो कार्य किसने किया? जो बहुत बढ़िया नक्काशी की गई थी हमारे संविधान, आप देखोगे उसको, बहुत सुंदर संविधान है हमारा। तो वो काम किया गया प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा, और इटैलिक स्टाइल में लिखा गया। आर्टिस्ट नंदलाल बोस थे, और जिन्होंने डेकोरेट किया ओरिजिनल कॉपी को, बिहोर राम मनोहर सिन्हा। प्रियम्बल पर जो आर्टिस्ट थे, बिहोर मनोहर सिन्हा के द्वारा, स्पेशली इल्यूमिनेटेड प्रियम्बल। हिंदी कैलीग्राफी वो की गई थी वसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा, डेकोरेट किया गया उसको नंदलाल बोस के द्वारा। अब हिंदी टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो 58वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987 द्वारा किया गया महत्वपूर्ण प्रावधान है। ओरिजिनल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन में प्रारंभिक संविधान में हिंदी भाषा में अधिकृत पाठ था, मतलब कि अथॉरिटेटिव टेक्स्ट की कोई व्यवस्था नहीं थी, याद रखना। इसको बाद में, इस प्रावधान को बाद में डाला गया 58वें संविधान संशोधन 1987 के तहत। इस जो संशोधन था, इस संशोधन द्वारा जोड़ा गया आर्टिकल 394A,
पार्ट डेट इज द 22 टेम्पररी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस में प्रोविजन अंडर आर्टिकल 394 क्या कहता है? ये कहता है कि राष्ट्रपति के अधीन प्रकाशित किया जाएगा संविधान का हिंदी अनुवाद। ये ऐसा अनुवाद होगा जिसमें सेंट्रल एक्ट का, केंद्रीय अधिनियमों का स्टाइल, उनकी टर्मिनोलॉजी, उनकी भाषा के अनुसार आवश्यक बदलाव किए जा सकते हैं। सभी संशोधन सम्मिलित होने चाहिए। इसके अलावा संविधान के प्रत्येक संशोधन का जो है हिंदी अनुवाद मुहैया कराया जाएगा। दूसरा कहा गया हिंदी अनुवाद की वैधता के बारे में, उसकी वैलिडिटी के बारे में। हिंदी अनुवाद को माना जाएगा इंग्लिश मूल पाठ के समानार्थी, सेम मीनिंग। यदि कोई संदेह उत्पन्न हुआ तो राष्ट्रपति हिंदी पाठ में संशोधन करवा सकते हैं। आगे बात करें लीगल स्टेटस, संविधान और उसके संशोधनों का हिंदी अनुवाद अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी के रूप में मान्य होगा। अब बात करते हैं एलोकेशन ऑफ सीट्स इन दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो हमने ऊपर पढ़े थे, तो कुछ टेबल्स के थ्रू हम उसको समझेंगे। वहां भी हमने डिस्कस किया था ब्रिटिश प्रोविंसेस 11 प्रांतों से 292 आने थे, प्रिंसली स्टेट से 93, और चीफ जो 4 कमिश्नरी प्रोविंस थे 4 आने थे, 389। बाद में कितने रह गए थे? 299, और यहाँ पर 70 रह गए थे। अब बात करते हैं कि कितना समय लगा अदर कंट्रीज को अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। यूएसए में कितने आर्टिकल है यूएसए के संविधान में? 7, और उनको 4 महीने लगते हैं। और कनाडा के आर्टिकल 147 और उनको 2.5 साल लगे। ऑस्ट्रेलिया में आर्टिकल 128 है और उनको 9 साल लगे। साउथ अफ्रीका के संविधान में 153 आर्टिकल हैं और 1 साल लगा। अच्छा, कब बना इनका? 1987, 1867, 1900 एंड 1909 में। भारत के संविधान को 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे, बट इंक्लूडेड वास्ट डिस्कशन, डाइवर्सिटी एंड मल्टीपल लैंग्वेजेस। ना इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की बात करें तो 393 कहता है कि दिस कॉन्स्टिट्यूशन में बी कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 394 बताता है कि कमेंसमेंट 26 जनवरी 1950 एक्सेप्ट सम आर्टिकल। 394 हिंदी टेक्स्ट ए का, जो 394 ए मतलब कि जैसे कोई आपको लिखा दिखेगा तो ये संविधान में संशोधित करके आर्टिकल को ऐड किया गया है। हिंदी टेक्स्ट अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी 395 रिपील। क्या क्या रिपील किया था मैंने ऊपर आपको बताया था। 1945 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और 1947 का एक्ट, इनको जो है हमने रिपील किया था। तो दिस वाज ऑल इन दिस। ये आपको समझ में आया होगा। तो हमने जो है सेकंड चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट कर लिया।